तो आज हम क्लास 8 में एसएसटी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर। और हम पार्ट ए पहले पढ़ चुके हैं, अब ये पार्ट बी पढ़ेंगे। हम यहाँ पर मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय समझने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से जो है मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक जो है वनोन्मूलन है, अतिचारण है, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक जो है उनका अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार से हैं। हमें मृदा का संरक्षण कैसे करना है उसकी अब हम विधियों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। वेदिका फार्म, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है, यानी कि मिट्टी का जो कटाव है वो कम हो जाता है। अगला है समोच्च जुताई। एक पहाड़ी ढाल वाला जो इलाका होता है, समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल के नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। यानी कि जो ढलान वाली जो भूमि होती है उस पर पानी जब आए तो एक साथ ना बहे, उसके लिए ये जो है समोच्च जुताई की जाती है। रक्षक मेखलाएं, जो हमारे तटीय प्रदेश हैं या शुष्क प्रदेश हैं उनमें पवन की गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। मिट्टी के उड़ने की वजह से, मतलब उड़ ना जाए, उसके अपरदन को रोकने के लिए ही जो है रक्षक मेखला बनाई जाती हैं। समोच्च रोधिकाएं, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं जिससे मृदा का अपरदन रोका जा सके। चट्टान बांध, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, जैसे वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसल एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं, जिससे भी जो है मृदा का अपरदन रोका जाता है। अब हम जल के बारे में समझेंगे। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जो है वो जल से ढका है, इसीलिए इसे जलग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन और महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह से 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादर और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भौमजल, नदियों और झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। इसीलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वहा की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं, इसे जल चक्र भी कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन, नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। अब जल उपलब्धता की समस्याएं क्या हैं? विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें
जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसम अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। तो हमें पता है कि किन किन देशों में जो है जल की समस्या है, शॉर्टेज है, और जल एक नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन फिर भी हमारे पास पीने योग्य जल की मात्रा जो है बहुत कम है। तो इसीलिए हमें उसको क्या करना है, सेव करके रखना है। जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, ताकि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित और आंशिक रूप से शोधित बाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन, जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं, यानी कि प्रदूषण जल को प्रदूषित करने वाले हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोषित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातली प्रवाह को मंद करते हैं, भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण जो है वो पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की जो स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोग होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। आप यहाँ देख रहे हैं, स्प्रिंकल का चित्र देख रहे हैं अपनी बुक में। देखिए जिस तरह से पाइप के द्वारा बौछारों वाली सिंचाई हो रही है ना, इसी को कहते हैं स्प्रिंकलर। तो इसी तरह की ही हमें जो है जल को बचाने के उपाय करने चाहिए। आशा है कि यहाँ तक का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और आप लोग भी रीड करिएगा बुक को, और उसके बाद जहाँ पे भी डाउट हो वहाँ पर पूछने की कोशिश कीजिएगा। और कोई भी समस्या हो तो जब हम क्लास में पढ़ेंगे तब आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।